चेंजेस। चलिए ठीक है, फिर से मुद्दे पर वापस आते हैं। वी वर डिस्कसिंग एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एल्बर्ट उठाएंगे 1669 का एक जगह दिया है, एक जगह 1668 दिया है। आप विकिपीडिया में देखेंगे तो क्लियरली मेंशन है कि 1668 में पब्लिश हुआ। तो 1668 या 69 ये याद रखिए, दैट वाज द ईयर व्हेन दिस वर्क वाज पब्लिश्ड। अपने आप में एक यूनिक वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। उसका रीज़न क्या है? अगर मैं गलत ना हो तो पिछले कुछ क्लासेस में आई हैव डिस्कस्ड अ ट्रेंड ऑफ पोएट क्रिटिक्स। इंग्लिश लिटरेचर में जब आप देखेंगे कुछ पोइट्स को जब आप पढ़ेंगे जो बाय नेचर कवि थे, बट अल्टीमेटली दे ऑल्सो ट्राइड देयर हैंड्स इन क्रिटिसिज्म, यानी वे कवि जो आलोचक बन गए। सो पोएट क्रिटिक, बीच में हाइफन लगेगा, पोएट क्रिटिक। तो पोएट क्रिटिक की जो सीरीज है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? लेट मी टेल यू। ड्राइडन से भी पहले एक पोइट हुए फिलिप सिडनी, शेक्सपियर के समय, जिनको रेनेसां मैन भी कहा जाता है। रेनेसांस के बारे में जब पढ़ेंगे आप एम.एस. एब्राहम से, तो देखिएगा वहाँ पर आपको सिडनी का एग्जाम्पल मिलेगा, वहाँ पर आपको एक और बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा, दैट पर्सन जिनकी कुछ पेंटिंग्स बड़ी फेमस हैं। क्या नाम है? लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा के पेंटर, द लास्ट सफर के पेंटर। तो फिलिप सिडनी का नाम एक पहला आता है, जो कि पोएट भी थे और he became a critic as well when he defended poetry in his time। उन्होंने भी वर्क लिखा क्रिटिसिज्म का। तो पोएट क्रिटिक की शुरुआत वहाँ से होती है, और उसको जब उस ट्रेंड को हम आगे बढ़ाते हैं तो उस ट्रेंड में आगे आपको मिलेंगे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन was also a poet। he also ट्राइड राइटिंग प्रोज। और मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने अभी द रेप ऑफ द लॉक भी पढ़ा है। ड्राइडन और पोप दोनों की पोएट्री के बारे में कहा जाता है दियर पोएट्री वाज समवॉट प्रोजेइक। जैसे कुछ लोगों का जो प्रोज होता है, यू कैन फाइंड पोएट्री देयर। कुछ लोगों का प्रोज इतना बढ़िया होता है। आप शेक्सपियर के ड्रामा को पढ़िए, कई बार तो वो वर्स में होता ही है, और कई बार जहाँ पर वो केवल प्रोज में भी है, ब्लैंक वर्स में भी है, लगता है कि आप पोएम पढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल मैंने दिया था आपको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जांपल दिया था। उनकी स्पीच को आप जो है यूट्यूब से देखें, यू कैन फाइंड पोएट्री इन हिज स्पीच। तो कुछ लोगों के प्रोज में पोएट्री होती है और कुछ लोग पोएट्री प्रोजेइक लिखते हैं, मतलब पढ़ेंगे आप पोएम की तरह, लेकिन लगेगा कि मतलब गद्य पढ़ रहे हैं आप। इवन आई मस्ट टेल यू, वर्ड्सवर्थ, a very famous poet who wrote what I should say, great amount of poetry was generated out of him। उस इंसान पर भी ये आरोप लगते हैं that in his later phases especially whatever he wrote was a kind of garbage। बहुत लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन जितना उन्होंने लिखा है उनकी सारी पोएम्स उतनी ज़्यादा those poems could not get that much admiration by the readers। तो ये भी बात सही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो चीज़ें वैसी हो जाती हैं। इसलिए जो एनर्जी है उसको सही समय पर सही अमाउंट में निकालना चाहिए। खैर, तो बात कर रहा था मैं पोएट क्रिटिक की। इन दैट ट्रेंड इनिशियली फिलिप सिडनी कम्स, देन वी हैव जॉन ड्राइडन द पोएट क्रिटिक। उस सीरीज़ में आगे नाम आता है ड्राइडन के बाद अगर हम जाएं
एक नाम आता है रोमांटिसिज्म में एस.टी. कॉलरिज का, पोएट क्रिटिक, सैमुअल टेलर कॉलरिज। उसके आगे बढ़ेंगे आप, 20th सेंचुरी में वी फाइंड टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट वॉज ऑल्सो अ पोएट क्रिटिक। पोएट्री भी ज़बरदस्त लिखी उन्होंने, और क्रिटिसिज्म का पूछना ही नहीं है। तो इस ट्रेंड में कहीं ना कहीं बीच में आते ज़रूर हैं जॉन ड्राइडेन, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब प्रोज राइटिंग की बात इंग्लिश लिटरेचर में आती है तो कहा जाता है, यस वैष्णवी, आई फॉरगॉट हिज नेम क्योंकि पहले बात कर चुके हैं। प्रेफिस टू लिरिकल बैलेड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रोट। प्रेफिस टू शेक्सपियर वॉज रिटन बाई एस.टी. कॉलरिज। some lectures, good lectures by Coleridge was also there. ड्राइडन के बारे में मैं बात कर रहा था। ड्राइडन वॉज अ पोएट क्रिटिक बट ही वॉज अ प्रोज राइटर एज वेल। और क्रिटिक है तो ऑब्वियस है कि प्रोज राइटर होंगे ही। तो प्रोज राइटिंग में जो पहले नाम आते हैं कुछ, अगर कहा जाए कि ड्राइडन कुड बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो इसमें कोई हाइपरबली नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है दैट वी शुड नॉट यूज़ सच वर्ड्स। हम किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ का फादर जो बोल देते हैं, क्योंकि ये सब तरीका है लोगों की इम्पोर्टेंस को बताने का और कुछ नहीं। अदरवाइज़ एक अकेला आदमी इतने बड़े ट्रेंड का फादर नहीं कहा जा सकता। सो मूविंग टू the things that I shared to you, पहले तो इसमें बात कर लें कुछ important points जो एल्बर्ट ने मेंशन की हैं। I want to read them. Dryden's versatility is apparent when we observe that in prose as well as in poetry and drama he attains to primacy in his generation. अपने आप में एक यूनिक पोजीशन ऑब्वियसली वो लेकर के आते हैं, क्योंकि पोइट्री में अगर उन्होंने हाथ आजमाया तो उनके पहले बड़े बड़े पोइट्स हो चुके थे। एक बात और मैं कहूँगा, पोप और ड्राइडन की बात कर रहा था, वो पॉइंट छूट गया मुझसे। इनकी पोइट्री को सेकेंड रैंक की पोइट्री कही जाती है। मतलब अगर आप थोड़ा सा और ख़राब शब्द का इस्तेमाल करें तो बी ग्रेड की पोइट्री कही जाती है इनकी पोइट्री। क्योंकि जब हम तुलना करते हैं, व्हेन वी हैव न्यू क्लासिकल पोइट्री, ड्राइडन और पोप की पोइट्री न्यू क्लासिकल पोइट्री में आती है। व्हेन वी कंपेयर दैट न्यू क्लासिकल पोइट्री टू पोइट्री दैट वी हैड इन एलिजाबेथन एज, कोई तुलना ही नहीं है। एलिजाबेथन एज में अकेला शेक्सपियर खड़े हैं जिनकी तुलना में कोई खड़ा नहीं है। फिलिप सिडनी है वहाँ पर, वहाँ डन हैं, और कई ऐसे पोइट्स हैं, उन्होंने जो लिखा दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पोएम्स रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन। लेकिन कुछ लोग होते हैं कई जगहों पर अपने भाग्य आजमाते हैं और कहीं ना कहीं जो है भाग्य उनका चमक ही जाता है, या कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनके थ्रू दे कैन बी ईजिली नोन टू अदर्स। पोएम भी लिखा, प्रोज भी लिखा, ड्रामा भी लिखा, क्रिटिसिज्म भी किया। So he tried his hands in different literary genre, and ultimately, obviously, he is known, and that's why we are talking about him. In the case of prose, he has one rival. Prose के केस में एक ही rival है उनका, जॉन बनियान। No single item of Dryden's prose work is of very great length. कोई ऐसा वर्क नहीं जो बहुत लंबा उन्होंने लिखा हो, लेकिन एक है, इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इन हिज न्यूमरस डेडिकेटरी एपिसल्स एंड प्रेफेसिस, एंड इन द स्कैंटी स्टॉक ऑफ हिज सर्वाइविंग लेटर्स वी हैव अ प्रोज कॉर्पस ऑफ सम मैग्नीट्यूड। तो अगर उसकी बात करेंगे, कुछ उनके लेटर्स की बात कर लें, कुछ उनके एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की बात कर लें, तो ठीक ठाक प्रोज हमको मिल जाता है उनका लिखा हुआ। The general subject of his prose is literary criticism. जो भी प्रोज लिखा क्रिटिसिज्म के लिए यूज किया उसका, that of a sense and vigorous quality.
द स्टाइल इज फ्री बट नॉट टू फ्री. देयर आर स्लिप्स ऑफ ग्रामर बट दे आर नॉट मैनी. अच्छा, एल्बर्ट की एक ख़ास बात है. एल्बर्ट जब किसी को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो एकदम उधेड़ देते हैं पूरी तरह से उसको. ही इज़ टॉकिंग ऑफ ग्रामर, बोल रहे हैं ग्रामेटिकल एरर्स कुछ जगहों पर हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं. हमें मेन चीज़ फोकस करनी है कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो है उसमें क्या बातें हैं, क्यों ये वर्क इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ हिज लॉन्गेस्ट सिंगल प्रोज वर्क एंड अ मेजर पीस ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन बिटवीन 4 कैरेक्टर्स. यहाँ से मुद्दा स्टार्ट होता है. इसका फॉर्मेट क्या है? 4 लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो अच्छा, डायलॉग को डायलॉग क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा मुझे? Why dialogue is a dialogue? Yes, सौम्या? हाँ, 2 लोगों के बीच. तो डायलॉग में कौन सा वर्ड 2 बताता है? डाई. अगर कहें इस तरह से कि डायलॉग इज अ डायलॉग बिकॉज इट्स नॉट अ मोनोलॉग, है ना. डायलॉग इसीलिए है क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है, केवल एक आदमी आकर के नहीं बोलेगा तो डायलॉग होगा. तो ऑब्वियस है डायलॉग नॉर्मली 2 की बात होती है, लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा स्पीकर्स हो जाएं दैट बिकम्स अ डायलॉग. और कभी भी कोई कन्वर्सेशन अगर डायलॉग के फॉर्म में होती है दैट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. एंड आई मस्ट टेल यू, जब भी डायलॉग की बात आती है देयर is one work by Mikhail Bakhtin and that is Dialogic Imagination. आप लोगों ने नाम सुना है Dialogic Imagination का? Dialogic Imagination दरअसल क्या है ना, being the student of English literature, you must be aware of literature of various countries and one among them is Russia. क्या आप में से कुछ लोग रशियन राइटर्स का नाम बता सकते हैं मुझे? आजकल बड़ा टास्क मिल रहा है आप लोगों को, कभी ऑस्ट्रेलियन राइटर पढ़ रहे हैं, कभी पता नहीं कहाँ के राइटर्स पढ़ रहे हैं. तो ज़रा बताएं मुझे रशियन राइटर्स के बारे में. लियो टॉल्स्टॉय, द ग्रेट नेम, the person who wrote War and Peace, Anna Karenina. War and Peace देखिएगा डर जाइएगा, इतनी मोटी किताब है. अन्ना कैरेनिना वैसे ही काफ़ी मोटी है. Yes, शिवानी, I expect some names from you. रशियन राइटर्स की जब हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा. यस वैष्णवी, ये फ्योदोर दोस्तोवस्की. Fyodor Dostoevsky is one name. Anton Chekhov is other name. Crime and Punishment is very famous work. तो दोस्तोवस्की हैं, अंतोन चेखोव हैं, लियो टॉल्स्टॉय हैं. क्रिटिसिज्म में एक बड़ा नाम है जिसका इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है. आप क्रिटिसिज्म पढ़ लें, और रशियन लिटरेचर का जो क्रिटिसिज्म है उसमें एक वर्क है डायलॉजिक इमेजिनेशन. डायलॉजिक इमेजिनेशन में डायलॉग के बारे में काफ़ी चर्चा की है मिखाइल बख्तिन ने. चाइनीज़ नेम होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कितना पढ़ेंगे, कोशिश तो पूरी जारी होती है. हाँ, क्या मैं बात कर रहा था, मिखाइल बख्तिन जो नाम है उनका, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जब भी आप नाम ले रशियंस का तो लगता है कि खार रहे हो, है ना. मिखाइल बख्तिन. तो
डायलॉजिक इमेजिनेशन में काफ़ी कुछ डिस्कशन है डायलॉग्स के बारे में. वन मोर टर्म गिवन बाय मिखाइल बाख्तिन, हेट्रोग्लोसिया. और अच्छी बात है कि आई डिस्कस दैट सम ईयर्स अगो. उसका काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है डायलॉजिक इमेजिनेशन का. आई शेयर दैट टू यू. तो डायलॉग की बात कर रहा था मैं कि जब 4 लोग हैं यहाँ पर, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी का जो फॉर्मेट है वो ये है दैट वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, और अच्छा शब्द इस्तेमाल करें तो वी आर हैविंग अ डिबेट. हम एक हेल्दी डिबेट देखते हैं अमॉन्ग 4 कैरेक्टर्स हियर. 4 कैरेक्टर हैं इसमें डिबेट में, और वो चारों बैठ करके दे आर हैविंग डिस्कशन, दे आर हैविंग डिबेट ओवर सम टॉपिक्स. और ये अच्छा है कि वो लोग बैठे हैं तो बैठ करके जो नॉर्मली लोग करते हैं. हाँ, what do the people do? They talk of others and especially in negative way. बुराइयां करने से फुर्सत नहीं मिलती. लेकिन यहाँ पर जो 4 लोग हैं, पहली बात तो ये समझना है कि वो चारों लोग कौन हैं. एंड फॉर दैट विल हैव टू have a discussion of the thing that I sent to you. 4 स्पीकर्स हैं उसमें. एक हैं यूजीनियस, दूसरे हैं क्राइटीज, द थर्ड वन इज लिसिडियस, द फोर्थ वन इज नियंडर. क्वेश्चंस आते हैं इनके नाम पर भी, और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो क्राइटीज, जो फिक्शनल नेम है क्राइटीज, इज यूज्ड फॉर सर रॉबर्ट हॉवर्ड. उस समय के ओरिजिनल कैरेक्टर रहे होंगे ड्राइडन के समकालीन, कंटेम्प्ररी. द अदर वन इज यूजीनियस, जो चार्ल्स सैकविल के लिए स्टैंड करता है. चार्ल्स सैकविल उस समय लॉर्ड बखर्स के नाम से जाने जाते थे. तो वी आर हैविंग वन कैरेक्टर क्राइटीज, जो रिप्रेजेंट करता है सर रॉबर्ट हॉवर्ड को. दूसरा कैरेक्टर यूजीनियस is representing Charles Sackville. The third character, that is Lycidius, is representing Sir Charles Sedley. And the fourth one is represented by Neander. Neander का मतलब होता है न्यू मैन, और this name was taken by Dryden. और उस Neander कह सकते हैं कि Neander is the mouthpiece of Dryden. Neander जो कुछ भी बोलता है इस डिस्कशन में, वो समझिए कि वो ड्राइडन खुद बोल रहे हैं. अपने आप को एक नए मैन के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्यों करते हैं, एज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द जेंट्री क्लास, entitled to join in this dialogue on an equal footing with the 3 older men who are his social superiors. एक तरह से दिखाए हैं कि चारों लोगों को एक साथ ला करके दिखाने की कोशिश की गई है. चारों इक्वल फुटिंग पर आकर के डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं. इवन देन बाकी जो 3 हैं, दे यूज्ड टू बी सुपीरियर्स टू ड्राइडन, लेकिन एक बराबरी में आकर के बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है. किन चीज़ों पर बात हो रही है? देयर आर 3 टॉपिक्स. पहला टॉपिक, द रिलेटिव मेरिट ऑफ क्लासिकल ड्रामा. अब जब रिलेटिव की बात करेंगे तो अगर आप लोगों को याद होगा आइंस्टीन वाला चैप्टर, किसको याद है? रिलेटिविटी को कितने अच्छे से समझाया गया है उसमें. 9th या 10th में चैप्टर है. इंग्लिश की बुक में, एनसीईआरटी में. मनोज सर, मैंने रिलेटिव वर्ड की बात की, रिलेटिविटी की बात की. रिलेटिविटी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी 9th या 10th में. मनोज सर, बताइए, याद है? रिलेटिविटी का एग्जाम्पल आइंस्टीन वाले चैप्टर में क्या दिया था? हाँ हाँ, क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल उसमें रिलेटिविटी का समझाया है सर.
नहीं सर, नहीं नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, नहीं नहीं, बता रहा हूँ आपको। अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो याद रखने लायक है। रिलेटिविटी को समझना कितना आसान है उस एग्जाम्पल से। इट इज सेड व्हेन यू आर सिटिंग विद अ गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, टाइम गोज वेरी रैपिडली। when you are sitting on a hot oven, कभी गलती से गर्म तवे पर बैठ जाइए आप, 1 सेकेंड में जो है टाइम का एहसास हो जाएगा, टाइम कितना खतरनाक है। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिविटी, चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। तो जब भी रिलेटिव वर्ड आता है तो रिलेटिव का मतलब है कि वहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। सो हियर वी आर हैविंग रिलेटिव मेरिट ऑफ क्लासिकल ड्रामा वर्सेस मॉडर्न ड्रामा, यानी दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी हम देखते हैं। तो क्लासिकल ड्रामा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्राइटीज हैं, नाम से भी क्लियर है, लास्ट में ईएस है तो समझ लीजिए कोई ग्रीक टर्म ही है या ग्रीक नेम ही है। तो क्राइटीज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासिकल ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूजेनियस। इन दोनों का डिस्कशन है कि दोनों में से कौन सा ड्रामा बढ़िया है। द डिबेट इज ऑन दैट। दूसरा, whether French drama, as Lycidius maintains, is better than English drama। तो क्लियर है, एंशियंट ड्रामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्राइटीज, यूजेनियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न ड्रामा को, लिसिडियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंच ड्रामा को, और नियंडर जो है वो इंग्लिश ड्रामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों में भी जो है डिस्कशन होता है, डिबेट होता है कि दोनों में से ड्रामा कौन सा बढ़िया है, फ्रेंच है कि इंग्लिश है। वेदर प्लेज इन राइम, एक और पॉइंट है जिस पर डिस्कशन होता है। वेदर प्लेज इन राइम आर एन इम्प्रूवमेंट अपॉन ब्लैंक वर्स ड्रामा। शुरुआत में मैंने पहले डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो एक वर्ड्स है वो है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब आयम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग नहीं होती। नॉर्मली इवन इन देयर डायलॉग, इन देयर कन्वर्सेशन दे यूज सच थिंग्स। तो ब्लैंक वर्ड्स ड्रामा से बेहतर है क्या कोई ऐसा ड्रामा जो राइमिंग पर हो? जैसे हिंदुस्तान में भी कुछ मूवीज़ ऐसी बनी हैं जिसमें आप लोग डायलॉग की जगह पर देखेंगे एज इफ they are uttering poems, they are using अगर हिंदी में बोले तो ऐसा लगता है कि वो शेर बोल रहे हैं, वो बातें करते हैं कविताओं में, वो लिरिकल है, लिरिकल ड्रामा। कई सारे टर्म्स हैं उसके लिए। रोमांटिसिज्म में लिरिकल ड्रामा के लिए पोएटिक ड्रामा वर्ड आया, क्लोसेट ड्रामा वर्ड आया, थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं सब में। तो तीसरा जो डिस्कशन है वो ये है कि ब्लैंक वर्स ड्रामा की जगह पर अगर ऐसा ड्रामा आए जिसमें राइमिंग हो तो क्या वो बेहतर है? अ प्रपोजिशन दैट नियंडर डिस्पाइट हैविंग डिफेंडेड द एलिजाबेथन्स नाउ एडवांसेस अगेंस्ट द स्केप्टिकल क्राइटीज। तो क्राइटीज का विरोध करके नियंडर बोलता है कि हाँ ठीक है, पोएटिक ड्रामा अगर है, राइमिंग का यूज़ हो रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये होना चाहिए। अल्टीमेटली समझने वाली बात ये है, इस पूरे डिस्कशन में इन तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इसमें एक अच्छी चीज़ निकल करके आ रही है एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा। कई बार ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन कहाँ की है, किसने दी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रैगन का लिखा है, या ये भी पूछा जा सकता है कौन सा कैरेक्टर बता रहा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर वर्क से ये डेफिनेशन लिया गया है, या कई बार डेफिनेशन को ही कंप्लीट करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ड्रामा का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। अच्छा, यहाँ जस्ट का मतलब क्या है? मैंने शेयर किया है ग्रुप में। JUST जस्ट है, GIST जिस्ट होता है।
JUST जस्ट क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है ठीक वैसा। नहीं कहते हैं कि जस्ट वही देखा मैंने, जस्ट मतलब एकदम बिल्कुल मिलता हुआ, यानी जैसे एकदम जैसा है वैसा ही हूबहू उतार दिया, दैट इज जस्ट। हाँ, एग्जैक्ट जो होता है, तो जस्ट से ही जस्टिस भी बनता है ना। जो जस्ट करते हैं वो जस्टिस कहलाते हैं, न्याय करने वाले, जिसको जो मिलना चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं। जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी इंसान जैसा है, उसका स्वभाव जैसा है, उसको उठाकर ठीक वैसा ही रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज द सबस्टांस नीडेड फॉर ड्रामा। क्या करता है वो? रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस एंड ह्यूमर्स। और वो जो डेपिक्शन है उसमें पैशन भी हमको दिखेगा, मनोभाव दिखेंगे और ह्यूमर्स भी दिखेंगे। कोई बताएगा मुझे यहाँ ह्यूमर का मतलब क्या है? ह्यूमर से आप लोग क्या समझते हैं? हंसी मजाक? यहाँ ह्यूमर जो वर्ड है उसको समझने के लिए आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर टर्म फिर से पढ़ना होगा एम.एस. इब्रान में या कड़न में। अच्छा मुझे बताइए, ह्यूमर जो वर्ड है उसका ओरिजिन किस फील्ड से है? किस डोमेन में ये वर्ड था पहले? इट इज टेकन फ्रॉम मेडिकल फील्ड। ह्यूमर का मतलब होता है मूड। जब आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे वेरियस एलिमेंट्स दे अल्टीमेटली डिसाइड, they ultimately define our personality, how different humors present in a particular person ultimately construct the personality. तो रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस एंड ह्यूमर्स, पैशन भी है, ह्यूमर भी होगा, वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ड्रामा अगर है तो। और क्या करेगा? द चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून टू विच इट इज सब्जेक्ट। नॉर्मली जो हमने देखा है, इवन क्लासिकल ड्रामा में भी ये देखा है कि कैसे फॉर्च्यून बदलता है, कैसे कोई नीचे से ऊपर जाता है, कैसे कोई ऊपर से नीचे आता है, कैसे किसी का फॉल होता है, कैसे कोई अचानक से धनी बन जाता है। फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। उसका उद्देश्य क्या है? ड्रामा का उद्देश्य क्या है? मैनकाइंड के डिलाइट के लिए, उसको निर्देशित करने के लिए। सी हाउ कॉम्पैक्टेड डेफिनेशन इज दिस। ये 4-5 लाइन की डेफिनेशन है, अपने आप में कितना कुछ समेट लिया है इसने। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डेफिनेशन गिवन इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। तो अब थोड़ी और बातें करेंगे जो इसमें लिखी हुई हैं एडवर्ड एल्बर्ट में, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के बारे में। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन 4 कैरेक्टर्स, one of whom is Dryden himself, जिसकी बात हमने कर ली, treats with an openness of mind and a lack of dogmatizing। डोगमा बनाते हैं जब हम किसी का, तो डोगमा बनाने का मतलब क्या होता है? मुद्दा बनाते हैं। हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को बहुत प्रॉब्लमेटिक बना करके, कॉम्प्लिकेटेड बना करके प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ ड्राइडन ऐसा नहीं कर रहे हैं, नियंडर ऐसा नहीं कर रहा। नो डोगमेटाइजिंग इज टेकिंग प्लेस। मोस्ट ऑफ द मेजर टॉपिक्स विच इंटरेस्टेड कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट, उस समय के ड्रामेटिस्ट के लिए जो इंटरेस्टिंग टॉपिक था उसका डिस्कशन होता है। अमॉन्ग देम वर द क्वेश्चन ऑफ राइम और ब्लैंक वर्ड्स इन ड्रामा। बात कर लिए हम कि राइम होना चाहिए, ब्लैंक वर्ड्स होना चाहिए ड्रामा में। द कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा, फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा के बीच में कंपेयर किया जाता था उस समय। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ जुडिशियस कॉम्प्रोमाइज between the strict observance of the classical unities
and the greater freedom of the English dramatic tradition. और एक मुद्दा ये था कि जो क्लासिकल यूनिटीज़ के बारे में बात की जाती है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, क्या उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए या नहीं, ये सब डिस्कशन के मुद्दे थे. और अल्टीमेटली these all we are having in this work as well. Moreover, the essay, अच्छा इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया है इसमें, ट्रीटाइज. अगर कोई पूछे कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी का जॉनरा क्या है, इट इज़ अ ट्रीटाइज. ट्रीटाइज क्या होता है, बड़ा सा जो एसे होता है उसी को ट्रीटाइज कहा जाता है. Moreover, the essay is the first attempt to evaluate the work of the Elizabethan dramatist. ये बात ध्यान देने वाली है कि पहली बार एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट के वर्क को इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब कोई एक क्रिटिक आया तो वो थे ड्राइडन. उन्होंने इस तरह से शुरुआत की और उसमें भी एलिजाबेथन में से स्पेशली शेक्सपियर की बात करते हैं और शेक्सपियर के प्रोज स्टाइल, शेक्सपियर के वर्क को कैसे एडमायर करते हैं, उसकी बात मैंने शुरुआत में कर दी थी. तो आई होप कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट.